बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सफ़बंदी शुरू हो चुकी है और ये दो किस्म की सफ़बंदियाँ हैं, दोहरी है। यानी एक सफ़बंदी जो है वो आलमी सतह की है कि कुछ मुल्क एक तरफ जा रहे हैं, कुछ मुल्क दूसरी तरफ जा रहे हैं और वो अपने अपने हामियों को खड़ा कर रहे हैं। दुनिया में हालात ऐसे होते चले जा रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपना वोट रखना पड़ेगा, या इस जानिब या उस जानिब। एक ब्लॉक जो है उसको लीड कर रहा है चाइना, दूसरे ब्लॉक को लीड कर रहा है अमेरिका। इसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में। अभी जो बात हो रही है दोहरी सफ़बंदी, मैंने क्यों कहा, या दो किस्म की सफ़बंदी का लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया, वो इसलिए कि एक सफ़बंदी तो दुनिया में हो रही है आलमी सतह पे, और दूसरी हो रही है मुसलमानों के दरमियान भी। एक डिवाइड पैदा हो चुकी है। खासतौर पे यूएई वाले मसले के बाद मुसलमानों ने एक बड़ी क्लियर डिवीजन पैदा हुई है। कुछ लोग इसके हामी हैं, कुछ लोग इसके मुखालिफ हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी फिलहाल खामोश हैं और इसके ऊपर कोई पोजीशन ले नहीं पा रहे। मुसलमानों की क्योंकि हालात दुनिया भर के मुल्कों में बहुत अच्छे नहीं हैं, वो अपने मामलात में बहुत ज़्यादा फंसे हुए होते हैं, तो उसकी वजह से भी वो इतना क्लियरली चीज़ों को अपना देख नहीं पाते और ना उनके ऊपर जल्दी कोई ओपिनियन बना सकते हैं। फ़ायदा और नुकसान उनको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है उसूल के अलावा भी। अब इसमें जो मैं मुसलमान मुल्कों की बात कर रहा हूँ, उनमें क्लियरली कुछ मुल्क हैं जो जाकर सऊदी अरब समेत कुछ मुल्क हैं जो जाके यूएई के साथ खड़े हो गए हैं बड़े क्लियरली। उनमें मिस्र है, उर्दन है, ओमान है, बहरीन है और सऊदी अरब है, और दीगर कुछ ममालिक भी हैं जो जाके यूएई के साथ खड़े हैं। और वो ये कह रहे हैं कि ठीक किया आपने, जो किया आपको यही करना चाहिए था। इजराइल के साथ आप ताल्लुकात बनाइए, फ़लस्तीन का मसला देख लेंगे। या उनके दिमाग में ये है कि कोई बात नहीं, फ़लस्तीनी जैसे हैं वो तो बहुत लंबे अरसे से वैसे हैं, तो वैसे रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपना फ़ायदा हासिल करें, हमें इस लड़ाई से क्या हासिल हो रहा है। या वो ज़हनी तौर पर शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और ये मान चुके हैं कि यहूदियों और ईसाइयों के पास, यानी मगरबी कुव्वतों और मिडिल ईस्ट में बैठे हुए यहूदियों के पास वो ताकत मौजूद है जिसका मुकाबला अब नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये शिकस्त तस्लीम करने के बाद उनके साथ मुआहदों में जाने को वो अपनी आफियत समझ रहे हैं। उनको कुछ जदीद हथियार चाहिए, जदीद सामान चाहिए, जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए लड़ने के लिए, ताकि वो दूसरे मुसलमान मुल्कों के ऊपर अटैक करके उनके ऊपर अपनी ताकत साबित कर सकें। दूसरी जानिब में कुछ मुसलमान मुल्क हैं जो शदीद नाराज हुए इस सारे मामले में। उनमें तुर्की है, बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया उन्होंने, ईरान है, फ़लस्तीन है, कश्मीरी बहुत नाराज हैं, मलेशिया ने इसके ऊपर रद्देमल दिया। दीगर कुछ मुल्क हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ये यूएई ने ठीक नहीं किया, मुसलमानों से गद्दारी की है, ये काम उसको नहीं करना चाहिए था। अब जो डिवाइड पैदा हुई है इसमें अरब और अरबों के हमायती एक तरफ हैं और अजम और उनके हमायती एक तरफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं है, और ना किसी अजमी को किसी अरबी पे कोई फौकियत है। मामला जो है वो तकवे का है, मामला जो है अल्लाह से रिश्ते का है, मामला जो है उम्मत मुस्लिमा के लिए अगर आप दर्द रखते हैं और उसके लिए आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों का है। ये वो पैमाने हैं, बहुत सारे बेशुमार पैमाने हैं जिनके ऊपर ये तय पाया जाता है कि फजीलत किसको है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अरबी हैं तो आप फजीलत वाले हैं, या आप अजमी हैं तो आप फजीलत वाले हैं, या आप फारसी बोलते हैं तो आप फजीलत वाले हैं, या आप अंग्रेजी या उर्दू बोलते हैं तो आप नहीं। इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपके रंग से, आपके नस्ल से और आपके इलाके से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला किसी को भी नवाज सकता है। जो खिलाफत उस्मानिया थी, ये लोग अरब तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने 600 साल से ज़्यादा इक़्तिदार किया और अपनी खिलाफत को चलाया, 3 बड़े आज़मों में चलाया, तो अल्लाह उन पे मेहरबान हो गया। जब तक वो तलवार अल्लाह के नाम लेकर उठाते रहे मुसलमानों के हकूक़ के लिए, तब तक वो तलवार काम करती रही। और जब वो बादशाहत में कन्वर्ट हो गए, अयाशी में पड़े, तब तक उनको शिकस्त होना शुरू हो गई। तो उनकी सारी तारीख पढ़े तो आपको क्लियर हो जाता है। अब इसमें सबसे जो अजीब सूरत है, मैंने आपको जिक्र किया वो मुल्क जो खुश हैं कि यूएई ने अच्छा किया, इसराइल के साथ ताल्लुकात बना लिए। दूसरा मैंने आपको कहा वो मुल्क जो खुश नहीं है, उनका मैंने आपको बताया जो बुरा समझ रहे हैं कि ये यूएई ने बिल्कुल ठीक नहीं किया, गलत काम किया है। अब तीसरे किस्म के कुछ मुल्क हैं जो खामोश हैं, और उनमें सबसे अजीब सूरत हाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, और वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने भी रख भी देता हूं। पाकिस्तान ऑन फ्राइडे सेड यूएस ब्रोकर डील बिटवीन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इसराइल टू फुली नॉर्मलाइज देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस कुड हैव फॉर रीचिंग इम्प्लीकेशंस, बट स्ट्रेस्ड दैट इट फ्यूचर अप्रोच on the issue would be guided by how Palestinians rights are upheld। अब जरा इस पे आप गौर करें कि एक्चुअली ये क्या कह रहे हैं। जुमे वाले दिन इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की पाकिस्तान ने, और उस स्टेटमेंट का ना कोई सर है ना कोई पैर है। ये स्टेटमेंट जनाब जारी की गई है दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज चौधरी साहब की जानिब से, और इस पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सवाए इसके कि इसके जो मुज़म्मनात हैं वो बड़े दूररस होंगे। क्या मतलब है इसका, कोई मतलब समझ आ रहा है आपको? पाकिस्तान ने यह भी नहीं कहा कि यूएई ने ठीक किया इसराइल के साथ ताल्लुकात बना के, उनके साथ दोस्ती करके, उसको तस्लीम करके। पाकिस्तान ने यह भी नहीं कहा कि यूएई ने गलत किया इसराइल के साथ ताल्लुकात बना के, उसको तस्लीम करके, उसके साथ दोस्ती करके। यूएई ने गलत किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, पाकिस्तान ने यह भी नहीं कहा। तो पाकिस्तान ने एक्चुअली कहा क्या? पाकिस्तान ने कहा कि इसके दूरस जो है मुज़म्मनात हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। ये तो सिर्फ लफाजी है, एक जुमला ला के बीच में खींच के लगा दिया कि जनाब हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हम बोले जरूर हैं, लेकिन हम क्या बोले हैं ये किसी को समझ नहीं आ रही। हम बोले जरूर हैं, लेकिन हम क्या बोले किसी को समझ नहीं आ रही, और यही फनकारी दिखाई है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को ये क्यों करना पड़ा? पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी अजीब है, टेक्निकली उसको आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान ये चाहता है कि सारी दुनिया
उम्मत के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए, एक उम्मत के कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए तमाम मुस्लिम ममालिक कश्मीरियों की मदद के लिए खड़े हो जाएं और कश्मीरियों को हेल्प करें। अच्छा, कश्मीर में क्या है पाकिस्तान के लिए? एक तो कश्मीरी बहन भाई हैं, सबसे मेन चीज़, उनको आज़ादी दिलवानी है। दूसरा, वो पाकिस्तान की शार है, पाकिस्तान के तमाम दरिया वहाँ से आते हैं, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के वसाइल, वो पाकिस्तानियों के और मुसलमानों का हक है उनके ऊपर। तो पाकिस्तान ये कहता है कि इस खित्ते को हर लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक शारा की अहमियत रखता है, तो हर हाल में इस खित्ते को आज़ाद होना चाहिए। अब पाकिस्तान से ज़्यादा किसी और को कश्मीरियों का दुख और दर्द नहीं है, क्योंकि हम उसके साथ इमीडिएटली जुड़े हुए हैं। अब इस सूरत हाल में दुनिया के दूसरे ममालिक उम्मत के उस कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं आते जो पाकिस्तान उनको बताता है कि हम एक उम्मत हैं। किसी जगह भी उम्मत के ऊपर जुल्म हो रहा है तो सारे इकट्ठे हो जाएं, खड़े हो जाएं, उनके साथ मिलकर आवाज़ उठाएं, उनकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करें। और यही बात पाकिस्तान चाहता है कि अरब ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब, एक 57 मुसलमान मुल्कों का एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप OIC कहते हैं, उसके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनका एक, उनकी कौंसिल का एक इजलास बुलाया जाए ताकि एक तगड़ी आवाज़ जाए और इंडिया के ऊपर दबाव बढ़े। लेकिन सऊदी अरब नहीं ये करता। दूसरी जानिब वही पाकिस्तान अगर फ़लस्तीनियों के इस मसले के ऊपर, फ़लस्तीनियों के हक में पूरी तरह आवाज़ नहीं उठाता तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ कि कश्मीरियों के लिए अरब आवाज़ उठाएं, वो कमज़ोर पड़ जाएगा। जरा टेक्निकली समझिए, पाकिस्तान को फ़लस्तीनियों के लिए उतनी ही ज़ोर से आवाज़ उठानी पड़ेगी जितनी ज़ोर से पाकिस्तान चाहता है कि अरब कश्मीरियों के लिए उठाएं। लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब है कि पाकिस्तान UAE पे तनकीद नहीं कर सकता। उसकी वजह हमारी कमज़ोर और बड़ी नकम्मी किस्म की जो है माशी पॉलिसियाँ हैं, हमारी गिरती हुई मईशत है, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब मुल्क हैं। अब मिसाल के तौर पे थोड़े दिन पहले सऊदी अरब के बारे में एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को हम 1 साल से कह रहे हैं, वो नहीं मान रहा। OIC, एक इमरान खान साहब भी पहले कह चुके हैं OIC पे तनकीद, अब उन्होंने सऊदी अरब पे तनकीद की है और ये कहा है कि सऊदी अरब जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहा, तो वो पाकिस्तान को खो देंगे, एक एटमी कुव्वत को खो देंगे, जो वाहिद मुसलमानों की एटमी कुव्वत है उसको सऊदी अरब खो देगा, OIC वाले खो देंगे। और सऊदी अरब पे उन्होंने तनकीद की। अब उस तनकीद के असरात ये पड़ रहे हैं कि सऊदी अरब कह रहा है हमारे पैसे वापस करो, जो तेल की डील है वो भी खत्म कर रहा है। ये खबर है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर अखबार है, उसके अंदर ये खबर छपी है, सऊदी अरेबिया एंड्स लोन एंड ऑयल सप्लाई टू पाकिस्तान ओवर इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ OIC ऑन कश्मीर। सऊदी अरब ने खत्म ही कर दिया है पाकिस्तान को लोन देना, या वो वापस मांग रहे हैं, और जो ऑयल सप्लाई वो पाकिस्तान को देना है उसको खत्म करने का फैसला किया, इसलिए कि पाकिस्तान ने उन पर तनकीद की है कश्मीर के मामले पे जो OIC में उनका रवैया है। सऊदी अरब के पास पाकिस्तान पर दबाव डालने का ये एक जबरदस्त जरिया है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं और बड़े लंबे अरसे से करते चले आ रहे हैं। हम टेक्निकली फंसे हैं उनके हाथों में, हमें तेल चाहिए हम उनसे लेते हैं, मुल्क चलाने के लिए पैसा चाहिए उनसे लेते हैं, और दीगर मुल्कों से भी मांगते हैं। कर्ज उतारना हो तो उनसे पैसा लेके उतारते हैं, अभी उनको कर्ज वापस उनका उतारना तो चीन से लेके उतारा है। मईशत पाकिस्तान की खड़ी नहीं हो पाई। और ये ऐसा नहीं है कि ये वाली हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये इससे पिछली हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये तसलसल है बेशुमार हुकूमतों का। ये 40-50 साल के गुनाह है जिनका बोझ हम उठा के फिर रहे हैं। ये वो गुनाह है जिनकी पादाश में पाकिस्तान में चंद खानदान अरबों खरबोपति हो गए, बेशुमार पैसा उन्होंने बनाया, पूरी दुनिया में उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जायदादें हैं, उनके बच्चे अय्याशियां और मौजें करके अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। ये वो गुनाह है जो पूरी कौम ने पैसा लिया और लेके यहां तरक्की करनी थी, वो पैसा लोग खा गए, लूट के भाग गए, और पाकिस्तान वही का वही रह गया। और पैसा वापस किसने करना है? हमने करना है। और उसके ऊपर हमारे ऊपर मजबूरी क्या है कि हम आजादी के साथ वो बात नहीं कर सकते जो हम कहना चाह रहे हैं। इस वक्त हर पाकिस्तानी कहना चाह रहा है कि UAE ने ज्यादती की है, मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा है, कहना चाह रहा है हर पाकिस्तानी। कह नहीं पाएगा, कह ही नहीं सकता। अपने दिल में आप ये बात कर सकते हैं लेकिन आप ये कह नहीं सकते। मेरी कई हुकूमत के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें बड़ी तकलीफ पहुंची है इस हरकत से UAE की, हम इतनी दूर रह के भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे, हमें भी बहुत सारे फायदे हो सकते थे, हम तो बिल्कुल ही गरीब मुल्क हैं, हम तो बहुत फायदा उठा सकते हैं इसराइल को तस्लीम करने से, लेकिन वो तो बहुत अमीर हैं, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, वो तो दुनिया को पैसा देते हैं, वो क्यों ये कर रहे हैं? और वो तो इमीडिएटली उनके साथ वहां रहते हैं, और जिनको मार पड़ रही है फलस्तीनियों को वो भी अरब है, तो उनके दुख को वो नहीं समझ रहे, हम समझ रहे हैं यहाँ दूर बैठ के। तो ये बड़ी तकलीफ की बात थी, लेकिन हम कह नहीं सकते, हम कह नहीं सकते, हमारी मईशत बहुत कमजोर है, हमने उनसे पैसा लिया हुआ है और हर साल हम उनसे पैसा और मदद लेते हैं। मैं आपको चंद मिसालें देके सामने आपके रखता हूं कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी काम करते हैं उनकी तादाद मैंने एग्जैक्टली निकाली तो ये 26 लाख पाकिस्तानी हैं। पहले एक फिगर जरा गलत हो गया था, लेकिन 26 लाख पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं, रहते हैं सऊदी अरब में, ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। UAE में यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में या मुत्तहिदा अरब अमारात में, जिसने ये फलस्तीन के मामले पे उसको जवाब बनाते हुए इसराइल के साथ एक मुआहदा किया है, हालांकि फलस्तीनियों की कोई उसके अंदर रजामंदी शामिल नहीं है, बल्कि फलस्तीनी उसमें सरापा एहतजाज हैं। ये UAE जो मुल्क है इसमें 15 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। ओमान जिसने इसको वेलकम किया है उसमें 2,32,000 पाकिस्तानी रहते हैं। कतर 1,25,000 पाकिस्तानी रहते हैं। बहरीन उसने भी इसको वेलकम किया है, 1,17,000 पाकिस्तानी वहां रहते हैं। कुवैत 1,10,000 पाकिस्तानी कुवैत में रहते हैं। अब ये सारे मुल्क हैं जो एक तरफ खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी इनके अंदर रहते हैं। सिर्फ सऊदी अरब और UAE ये दो मुल्क जो है ना, यहां से जो पैसा आता है पाकिस्तानियों का हर साल पाकिस्तान में, वो $9 बिलियन सालाना है। $9 बिलियन सालाना, बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है।
इस रकम से पाकिस्तान बेशुमार चीजें कर सकता है। ये वो पैसा है $9 बिलियन सालाना जो मुख्तलिफ चैनल से पाकिस्तान पहुंचता है, सिर्फ 2 मुल्कों से, सऊदी अरब और यूएई। अब अगर वो इन लोगों को नौकरियों से निकाल दें, वो इन लोगों के ऊपर सख्तियां कर दें, कवानीन को सख्त कर दें, इनके लिए परेशानियां पैदा करें, तो पाकिस्तान कहां जाएगा? हमारे यहां पे तो नौकरियां नहीं है पाकिस्तान में, हमारे यहां पे तो सहूलतें नहीं है। और अगर ये लोग पाकिस्तान वापस आ जाते हैं, फर्ज करें 15 लाख एक है और 26 लाख एक है, लगभग 41 लाख तो इन 2 मुल्कों में है। अगर ये 41 लाख और बाकी मिला के 50 लाख पाकिस्तानी वापस आ जाता है, अरब ममालिक नाराज हो जाते हैं, कहते हैं जी ले जाओ अपने पाकिस्तानियों को वापस, हम इंडियन से, बांग्लादेशियों से और दीगर लोगों से काम करवा लेंगे। अब तो उन्होंने यहूदियों के साथ भी अपना ताल्लुकात बना लिए हैं कि आप भी आ सकते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, हम भी जा सकते हैं वहां पे काम करने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर 40 से 50 लाख लोगों का बोझ हम पे पड़ता है और फिर उनके खानदान है, अगर 10 आदमी आप हर खानदान का लगाएं तो ये तो बहुत बड़ी तादाद, करोड़ों में बन जाती है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हुकूमत पाकिस्तान की ये पसली नहीं है कि उनको मैनेज कर सके। हम उतना ही बोल सकते हैं, दिल में बुरा कह सकते हैं। इस वक्त ईमान का सबसे कमजोर तरीन ये लेवल होता है, दिल में बुरा कह सकते हैं। तुर्की की तरह खुल के नहीं आ सकते, इकोनॉमी उनकी बेहतर है। मलेशिया की तरह नहीं आ सकते, इकोनॉमी उनकी बेहतर है। ईरान पे सैंक्शंस लगने के बावजूद वो हमसे बेहतर हालत में है, उनकी तरह हम नहीं कर सकते, उस तरह से हम रिएक्ट नहीं कर सकते जैसे चीन करता है। हमारी इकोनॉमी डूबी हुई है, हमारे पल्ले ही कुछ नहीं है। और ये इन मुल्कों के खिलाफ हम बात करेंगे जिनसे पैसा आता है पाकिस्तान में, जिनसे तेल आता है पाकिस्तान में, जब भी मुश्किल में होते हैं इनसे मांगने जाते हैं। सिचुएशन बड़ी अजीब है और इसके लिए गुनाहगार वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में इक्तदार में रहे हैं। इनसे पैसा लेते रहे, लूट लूट के खाते रहे, इनसे पैसा लेते रहे, लूट लूट के खाते रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इकोनॉमी का। और आज अगर आपकी इकोनॉमी तगड़ी नहीं है तो आपकी खारजा पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती। एक कमजोर इकोनॉमी वाला मुल्क आजाद खारजा पॉलिसी के साथ कभी नहीं चल सकता। हमें अपनी इकोनॉमी को हर हाल में अगले 4 से 5 साल बहुत ज्यादा डिफाइनिंग है। दुनिया बहुत तेजी से बदलेगी, हर हाल में हमें अगले 4 से 5 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी को बहुत तेजी से ऊपर लेकर आना होगा। और अगर हम ये ना कर पाए तो फिर इसी तरह हम दिल में ही बुरा कहेंगे, जबान से भी नहीं कह पाएंगे, हाथ से भी नहीं रोक पाएंगे, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि हम एटॉमिक पावर है, दुनिया की बेहतरीन फौज भी हमारे पास है, लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है वो हमें परेशान करती है। शाह महमूद कुरैशी साहब के स्टेटमेंट के ऊपर इस वक्त सऊदी अरब में बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल है। हो भी सकता है उनका नखरा है, उनके पास हमारे लोग काम करते हैं, वो हमें पैसा देते हैं, तेल देते हैं। आर्मी चीफ भी वहाँ पे जा रहे हैं मामला को संभालने के लिए, हो सकता है वो मामला संभाल लें आर्मी चीफ वहाँ पे और कोई अच्छी खबरें मिल जाएं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि मुमकिन तौर पे सऊदी अरब ये चाहता है कि इनको इस ओहदे से हटा दिया जाए या वो आके पूरी एक क्लैरिफिकेशन दें और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने बयान को वापस लें। अब ये बड़ी अजीब एक सूरत है। शाह महमूद कुरैशी साहब ये वही आदमी है जिन्होंने अमेरिका के मामले में रेमंड डेविस के मसले के ऊपर इस्तीफा दे दिया था और वजीर खारजा नहीं रहे थे। तो क्या इस मसले के अंदर वो दोबारा से उस नहज पे पहुंच जाएंगे या इमरान खान साहब उनके साथ खड़े होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होगी और आर्मी चीफ को ऐसा रास्ता निकालेंगे कि यहाँ हमारी भी इज्जत बच जाए और सऊदी अरब जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाए, लेकिन साथ ही साथ उनको देखना होगा कि कश्मीर और फलस्तीन के कॉज को भी नुकसान ना पहुंचे। तो उम्मत का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली तो अरबों ने खत्म कर दिया है। अब जो अरबों से हटके दूसरी कौमें हैं, अगर वो इस मसले को उठाती हैं तो पहले उनको उतना पैसा बनाना पड़ेगा, उतना ताकतवर होना पड़ेगा कि उनकी आवाज़ दुनिया में सुनी जाए, और पाकिस्तान उसमें सरे फहरिस्त है। अब तक लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा।